तो ये हमारा वीडियो कटने के कारण पार्ट 2 में आ गया है, पार्ट 4 का पार्ट 2। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने जो संरचना बनाई थी ये आपका डीएनए होता है। डीएनए का 3D मॉडल भी हम दिखाए थे। डीएनए पर 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। एडेनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। ठीक है, तो 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारों से मिलकर के 4 अलग अलग प्रकार के आपको न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। 4 अलग अलग प्रकार के आपके न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। जैसे यहाँ पे ये आपका, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये आपका पेंटोज शर्करा का स्ट्रक्चर है। देखिए हम डीएनए की अब बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आरएनए नहीं, डीएनए की बात कर रहे हैं। ये आपका पेंटोज शर्करा हो गया, यानी कि शुगर। ठीक है, कौन सा शुगर है? तो डीऑक्सी राइबोज शुगर है। हमने पीछे बताया था आपको कि जो फर्स्ट कार्बन जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं कौन कौन से? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। ये चारों नाइट्रोजनी बेस आपको पेंटोज शर्करा के किस कार्बन ग्रुप के साथ जुड़ता है? प्राइमरी कार्बन, यानी कि फर्स्ट कार्बन के साथ। यहां पर जो है आपको आ जाएगा नाइट्रोजनियस बेस। अब जैसे नाइट्रोजनियस बेस का हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर जो दिया था एडेनिन, तो एडेनिन का भी हम स्ट्रक्चर बताए थे। और देखिए यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं आपको एडेनिन का। ये देखिए एडेनिन का बता रहे हैं, इसके बाद आपको बॉन्ड के लिए बताएंगे भी। चलिए, ये देखिए आपका एडेनिन है। एडेनिन का स्ट्रक्चर में जो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किसी से भी आप स्टार्ट कर लीजिएगा नंबरिंग 1। देखिए यहाँ पर जो एडेनिन होता है और गुआनिन होता है वो दोहरी रिंग वाले संरचना होते हैं, जो किसके अंतर्गत आते हैं? प्यूरिन्स के अंतर्गत आते हैं। ये हमने पिछले टाइम बताया था कि प्यूरिन्स, पायरिमिडिन 2 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार बटे होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार के समूह होते हैं, एक प्यूरिन्स, दूसरा पायरिमिडिन। प्यूरिमिडिन दोहरी रिंग वाले होते हैं जिसमें एडेनिन और गुआनिन आते हैं, जबकि एक हरे रिंग वाले होते हैं जो पायरिमिडिन होते हैं। प्यूरिन का जो संरचना होती है 9 सदस्यीय होती है, जो कार्बन और नाइट्रोजन अणुओं से मिलकर के बना होता है, जबकि पेरिमिडिन आपको 6 सदस्यीय होता है। यहाँ पर आप किसी से भी नंबरिंग कर लें, कोई भी नाइट्रोजन संख्या से आपको नंबरिंग करना है। तो जैसे मानते 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9। तो ये जो 9 जो नाइट्रोजन के बेसिस के दिए हैं, आप इधर से भी दे सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9। आप इस प्रकार से भी दे सकते हैं। ये जो जुड़ेगा ये यहाँ पर एक पहला पर है आपका, तीसरा पर है आपका,
इसके बाद 7वां पर ग्रुप पर है आपका और 9वां पर है। ये आपको नाइट्रोजन क्षार आपको यहाँ पे नाइट्रोजन आपको प्रेजेंट है। पहला पर तीसरा सदस्य पे है आपका, उसके बाद है 7वां पे और 9वां पे, इस प्रकार से आपको है। अब ये जो एडेनिन है ये आपका कौन सा हो गया, तो ये आपका हो गया आपका नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार कौन सा, प्यूरिन, ठीक है। अब प्यूरिन जो है, ये जो नाइट्रोजन क्षार है पेंटोज शर्करा के किस कार्बन ग्रुप के साथ जुड़ता है, तो याद रखिएगा ये पेंटोज शर्करा के जो भी नाइट्रोजन क्षार होंगे, चाहे वह एडेनिन हो, चाहे थायमिन हो, साइटोसिन हो या गुआनिन हो, इनमें से कोई भी क्षार होगा उन पेंटोज शर्करा के प्राइमरी कार्बन ग्रुप के साथ जुड़ता है। यानी कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के स्थान पे इस प्रकार से जो है ये आपके साथ बॉन्ड बना लेगा। समझ में आप बात आ रही है। तो ये जो संरचना बनी ये आपका संरचना बन गया एक न्यूक्लियोसाइड का, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा ये आपका संरचना किसका हो गया, प्यूरिन एडेनिन का। और ये जो संरचना दोनों ज्वाइंट जो हुआ है पेंटोज शर्करा और आपका नाइट्रोजनी क्षार, ये जब दोनों आपस में ज्वाइंट करते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। हम यहाँ पे बॉन्ड के बारे में बता रहे थे कि ध्यान रखिएगा कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो वहाँ पे आपको वैलेंस पूछा जाता है कि ऑक्सीजन के वाह्यतम कक्षा में जो होता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मानते हैं नाइट्रोजन के वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको कार्बन के वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से बॉन्ड बनता है। जैसे मानते हैं कि यहाँ कार्बन है तो कार्बन में कितना होता है 4, यानी कि कार्बन कहीं से भी बॉन्ड बनाएगा तो ये 4 बनाएगा। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन को कम से कम 3 बॉन्ड चाहिए, कहीं से भी बॉन्ड बनाएगा इसको 3 चाहिए। ऑक्सीजन है इसको 2 चाहिए। अब यहाँ पे कहीं पे आपको कंफ्यूज लगेगा स्ट्रक्चर वगैरह में तो आप यहाँ से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए एक कार्बन है तो इसको 4 बॉन्ड चाहिए, तो 1 बॉन्ड ये हो गया, 2 ईथ हो गया, तो 2 1 3 है 4। अगर यहाँ पर है नाइट्रोजन है तो इसको 3 चाहिए, तो 1 ई हो गया, 2 ए हो गया, 2 1 3। यहाँ पर मानते हैं कहीं कहीं जो है कि कोई लोग छोड़ देते हैं तो ध्यान रखिएगा वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कार्बन है तो कार्बन को 4 चाहिए, तो 2 3 और 1 4। नाइट्रोजन को 3 चाहिए तो 1 2 और इधर ए आपका 2 और ये आपका हो गया 3। ये जो ध्यान रखिएगा ये जो बॉन्ड के साथ जुड़ा है इसी बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ध्यान रखिएगा ये हो गया आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पेंटोज शर्करा के जब कार्बन फर्स्ट प्राइमरी कार्बन ग्रुप से जब कोई भी नाइट्रोजनी क्षार आकर के जुड़ेगा तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। ये सारे जितने बड़े हैं ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बने होते हैं, ठीक है। तो ये बन गया, तो ये आपको हो गया एडेनिन का, एडेनिन का स्ट्रक्चर हो गया आपका। इसी प्रकार से जो है कि आपके 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं तो 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड भी बनेंगे। ध्यान रखिएगा कि 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारों से मिलकर के 4 प्रकार के अलग अलग नाइट्रोजन 4 प्रकार के अलग अलग जो है न्यूक्लियोसाइड बनेंगे। अब हम आगे जानते हैं ये आपकी न्यूक्लियोसाइड की संरचना हो गई। इसके साथ हम बोले थे न्यूक्लियोटाइड की संरचना, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड की संरचना में क्या होता है फॉस्फेट ग्रुप आकर के जुड़ जाता है। तो किस कार्बन ग्रुप से, तो ये आपको होता है 5th कार्बन ग्रुप से, यानी कि 5वां कार्बन ग्रुप के साथ ये आपको जुड़ गया PO4 यानी कि फॉस्फेट ग्रुप। जब ये तीनों श्रृंखला आपस में आकर मैच कर गए तो इसे ही हम बोलते हैं आपको एक न्यूक्लियोटाइड। ध्यान रखिएगा संरचना में, संरचना थोड़ी सी आप लोग को गड़बड़ होगी, ध्यान रखिएगा, लेकिन गड़बड़ होगी तो ये आपको नाइट्रोजनी क्षार पेंटोज शर्करा के पहले कार्बन ग्रुप के साथ जुड़ता है। नाइट्रोजनी क्षार पेंटोज शर्करा के पहले कार्बन ग्रुप के साथ जुड़ता है, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। इसके बाद फॉस्फेट ग्रुप जो है ये आपको 5वें कार्बन ग्रुप के साथ जुड़ता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा कौन जुड़ता है फॉस्फेट समूह। एक कंप्लीट किसकी संरचना बन गई, तो एक कंप्लीट जो है न्यूक्लियोटाइड की संरचना बन गई।
यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप हटेगा तो न्यूक्लियोसाइड, और यदि फॉस्फेट ग्रुप रह जाएगा तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब इसी प्रकार से संरचना आप सबको बना सकते हैं, और इसी प्रकार से अब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ेगा। देखिए डीएनए में हमने बार बार बताया है कि डीएनए में एक 5 होता है तो दूसरा आपका 3 प्राइम, अगर एक 3 प्राइम है तो सेकेंड आपका क्या होता है 5 प्राइम होता है। ठीक है, 5 हो गया, ये आपको 3, ठीक है, एक 3 तो दूसरा 5, एक 5 तो दूसरा 3 होता है। तो ये आप यहां से समझ गए। अब यहाँ पे ये समझना है और डिटेल्स में स्ट्रक्चर को जानना है तो और इस प्रकार से हम लोग समझेंगे। अब हम 4 अलग अलग प्रकार के आपको न्यूक्लियोसाइड बना करके दिखाते हैं। नाइट्रोजनी क्षार के स्थान पे नाइट्रोजनी क्षार दे देंगे, और इसको फिर हम क्या बोलते हैं इसको भी हम आपके चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ से इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखिए। ये पेंटोज शर्करा हो गया, पेंटोज शर्करा के साथ जब नाइट्रोजीनियस बेस आकर के जुड़ गया तो ए बन गया न्यूक्लियोसाइड, और जब न्यूक्लियोसाइड की श्रृंखला के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप आकर के जुड़ गया PO4 तो ए बन गया न्यूक्लियोटाइड। समझ में आ गया होगा। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड हम लोग देखेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे हुआ, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड कैसे बनाता है। तो ये बॉन्ड भी समझ गए कि हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होते हैं। या एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, ये बॉन्ड भी आपको हाइड्रोजन बॉन्ड ही होते हैं। और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ गुआनिन के साथ जुड़ता है, ये याद रखिएगा इस बात को, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ये आपको कंप्लीट संरचना होगी न्यूक्लियोटाइड की। अब हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में जो है एडेनिन को ए के फॉर्म में दिखा करके आपको 4 अलग अलग प्रकार के हम न्यूक्लियोटाइड को संरचना को बनाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के 4 न्यूक्लियोसाइड बन जाएंगे, और आगे चल के जब फॉस्फेट ग्रुप आकर के जुड़ते चला जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और डीएनए की जो संरचना होती है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड के मिलकर बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे बनता है, तो न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला से ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको अब आगे लेकर के आपको चलते हैं। इसको आप यहाँ से बॉन्ड लिख लीजिए, सारे को हम मिटा रहे हैं, इसके बाद आगे हम समझाते हैं। चलिए, तो हम लोग 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड का बनाते हैं। ध्यान रखिएगा डीएनए पे 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। कौन कौन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। ठीक है, ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार आपको पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर आपका हो गया। देखिए बार बार बना रहे हैं, आपको याद हो जाना चाहिए बनाने के बाद। ठीक है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। ये हो गया आपको पेंटोज शुगर। ठीक है, ये आपको हो गया पेंटोज शुगर, हाइड्रोक्सिल समूह। 4 प्रकार के डीएनए पे 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार बन रहे हैं, तो 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको फर्स्ट कार्बन ग्रुप पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है डीएनए में, सेकंड पे आपका एब्सेंट रहता है, याद रखिएगा। थर्ड पर जो है कि आपका OH समूह रहता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है, और एक आपका 5वें कार्बन ग्रुप पर जो है तो हाइड्रोक्सिल समूह प्रेजेंट होता है, OH-CH2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, 4 पहले बना लेते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। एक, अभी आराम से इसको बना लीजिएगा।
देखिए डीएनए पे 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन। तो 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड का भी निर्माण होगा, ठीक है, 4 अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड सबसे पहले बनेगा कब? जब यहाँ पे नाइट्रोजनी बेस आकर के जुड़ेगा, यानी फर्स्ट कार्बन ग्रुप से जब नाइट्रोजनियस बेस आकर के जुड़ेगा तो ये बन जाएगा आपको न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। मानते ये हो गए एडेनिन। आप इसका स्ट्रक्चर वगैरह भी दे सकते हैं सब में। एक संरचना जो है ये बन गया आपका न्यूक्लियोसाइड का। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन ग्रुप से एडेनिन, अगला बन गया थायमिन, ये हो गया साइटोसिन और ये आपका हो गया गुआनिन, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की आपके न्यूक्लियोसाइड की संरचना बन गई। ये बन गया आपका न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार जब आपस में ज्वाइंट करते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा तो ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा तो ध्यान रखिएगा, 5वें कार्बन ग्रुप पे फॉस्फेट समूह आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जुड़ेगा फॉस्फेट, PO4 फॉस्फोरिक अम्ल का होता है H3PO4। यहाँ पर सब में फॉस्फेट ग्रुप खाली आकर के आपके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, फॉस्फेट। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से हटेगा और फॉस्फेट ग्रुप आकर के जुड़ जाता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटता है और फॉस्फेट समूह आकर के जुड़ जाता है। तो देखिए संरचना को अच्छे से ध्यान से समझिएगा। यहाँ से OH जो है ये आपका OHCH2 जो है ये देखिए फर्स्ट कार्बन ग्रुप के साथ नाइट्रोजनी बेस जुड़ रहा है, यानी कि जो पहला कार्बन के साथ नाइट्रोजनी बेस है, ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेस पहले कार्बन के साथ, और 5वें कार्बन के साथ जो है ये फॉस्फेट समूह आकर के जुड़ रहा है। तो जब पेंटोज शर्करा के साथ नाइट्रोजनी बेस आकर के जुड़ेगा तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड, और जब यहाँ पर फॉस्फेट समूह आकर के जुड़ गया तो ये आपका बन गया न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बन गया न्यूक्लियोटाइड। तो 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार डीएनए पे पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड भी आपका बन गया, ठीक है। अब ये संरचना आपको पता चल गया। अब हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखला होती है वो कैसे होती है। तो ये बार बार जो होते हैं, जो 2 यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो डीएनए की श्रृंखला होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक आपका होता है 5 प्राइम, तो इसका अगला सिरा जो होता है 3 प्राइम होता है। एक सिरा इसका अगर 3 प्राइम है तो इसका अगला सिरा क्या होता है 5 डैश या 5 प्राइम होता है, जिसे 3 प्राइम किनारा और 5 प्राइम किनारा हम कहते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड का जो बहुलक होता है। अब देखिए ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखला है ये किस प्रकार से एक दूसरे से बॉन्ड रहती है। इसको जब हम वापस इसको हम खोलेंगे तो खोलने के बाद इसकी संरचना कैसी मिलती है। चलिए यहाँ पर जो है कि 4 अणु हैं, इन चारों को क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ वाइंड करते हैं। यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ता है तो उस तरीके के कंटिन्यू जो संरचना बनती है उससे हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। देखिए इन सभी अणु को जो है अब हम यहाँ पे जोड़ते हैं। तो डीएनए का देखिए एक समूह है, चलिए इसको अब हम यहाँ से दिखाते हैं आपको। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की हम श्रृंखला बना रहे हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा छोटा में बनाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि बड़ा में फिर दिखेगा नहीं। एडेनिन, ए हो गया। अब ध्यान रखिएगा एक न्यूक्लियोटाइड, यहां पर हम लिख देते हैं एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ न्यूक्लियोटाइड के साथ
फॉस्फेट ग्रुप दूसरे न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन ग्रुप के साथ जुड़ता है। तीसरे कार्बन ग्रुप के साथ जुड़ता है। ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी इसको समझने में थोड़ा सा और उल्टा पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा हम एक और पहले संरचना बना लेते हैं। ठीक है, देखिए हम जो ऊपर में बनाए हैं वही चीज को हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड, इसी प्रकार से न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला बनती हुई चली जाती है। हजारों हजार न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला बन जाती है, जिसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड होता है और इसी की जब लंबी श्रृंखला बनती हुई चली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के किस कार्बन ग्रुप के साथ जुड़ता है? तो याद रखिएगा, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड, ध्यान से समझिएगा, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप से तीसरे कार्बन ग्रुप के साथ जुड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप से तीसरे कार्बन ग्रुप के साथ जुड़ता है। यानी कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तो ये न्यूक्लियोटाइड इस कार्बन ग्रुप जो तीसरा कार्बन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हुआ था, तो यहाँ पर तीसरा कार्बन ग्रुप, ये देखिए फॉस्फेट समूह पर में रहता है PO4, यहाँ पर यह OH हट जाएगा, तीसरा कार्बन ग्रुप के साथ OH हटेगा और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप के साथ आकर के जुड़ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट ग्रुप के तीसरे कार्बन ग्रुप के साथ जुड़ता है। यानी कि ये पहला न्यूक्लियोटाइड है जिसका तीसरा कार्बन ग्रुप और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का पांचवा ग्रुप, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। यानी कि पहले न्यूक्लियोटाइड के तीसरा ग्रुप, तीसरे कार्बन ग्रुप और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के पांचवें न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप एक दूसरे के साथ आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के किसके साथ जुड़ेगा? तीसरा कार्बन ग्रुप के साथ। यानी ए न्यूक्लियोटाइड है, एक ही न्यूक्लियोटाइड है, तो पहला न्यूक्लियोटाइड जो है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ता है। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड, पहले न्यूक्लियोटाइड तीसरे कार्बन ग्रुप है ना, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप एक दूसरे के साथ आपस में जुड़ते हैं। तो पहला न्यूक्लियोटाइड के तीसरा कार्बन ग्रुप हो गया, सेकेंड का दूसरे न्यूक्लियोटाइड का जो है फॉस्फेट समूह ये हो गया, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। इसी प्रकार से ये देखिए,
ए पहला न्यूक्लियोटाइड, ए मानते दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तो पहला न्यूक्लियोटाइड का जो है कार्बन ग्रुप, तीसरा कार्बन ग्रुप, और ए इसका पांचवा कार्बन ग्रुप, आपस में बॉन्ड बना लिए। इसी प्रकार से अगर मानते हैं इसको लेकर के चलते हैं, ठीक है, ये जैसे यहाँ पे है, तो ए एक हो गया न्यूक्लियोटाइड, ए दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तो इस न्यूक्लियोटाइड से जो ए जो जुड़ेगा, ये आपका तीसरा कार्बन ग्रुप के साथ जुड़ेगा, ठीक है। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप तीसरे कार्बन ग्रुप के साथ जुड़ता है। इसीलिए इसका जो सिरा होता है डीएनए का, एक सिरा यदि 5 प्राइम कहलाता है, एक सिरा यदि 5 प्राइम कहलाता है, तो इसका अगला सिरा क्या होता है, 3 प्राइम होता है या 3 डैश होता है। अगर इसका एक सिरा 3 प्राइम है तो इसका अगला सिरा क्या होता है, 5 प्राइम होता है। समझिएगा बात को, एक सिरा 5 प्राइम तो अगला 3 प्राइम, एक 3 प्राइम तो इसका अगला सिरा होता है 5 प्राइम। तो इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इसका एक सिरा आपको 5 प्राइम जो है स्वतंत्र होता है, ये आपका फ्री होता है, और एक न्यूक्लियोटाइड का जो तीसरा सिरा जो होता है, तीसरा जो कार्बन ग्रुप होता है, वो हमेशा क्या होता है, फ्री होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो 3 प्राइम और 5 प्राइम जो किनारा होता है वह स्वतंत्र आपस में कैसे होते हैं, तो 5 प्राइम और 3 प्राइम एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं, तब जाकर के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनती है। ये न्यूक्लियोटाइड 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 मिलते मिलते बिनते मिलते क्या बन जाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपका बन जाता है। तो देखिए ये तो आपका बन गया एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये देखिए ये बन गया एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड जिसका एक सिरा 5 प्राइम फ्री है, तो इसका अंतिम सिरा जो है ये 3, अगर मानते हैं नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ तक अगर दिख रहा होगा तो ये समझिएगा कि इसका ए जो सिरा है, जो ए सिरा है, ये 3 प्राइम ये आपका फ्री है। अगर दिख रहा होगा तो आप बनाते चल जाइएगा। तो देखिए एक सिरा 5 प्राइम फ्री है, तो इसका अगला सिरा 3 प्राइम फ्री है। क्यों फ्री है, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप जो है हमेशा तीसरे कार्बन ग्रुप के साथ आपका जुड़ते हैं, यानी एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन ग्रुप फॉस्फेट समूह के साथ आपस में जुड़ते हैं। चलिए ए बन गया एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब हम देखते हैं दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो सिरा होता है वो एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए थोड़ी सी समझने में संरचना हार्ड पड़ेगी, बस 2 बार 3 बार इसको आप रिपीट कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। या फिर कभी कभी वीडियो जो होते हैं आपको थोड़ी सी के चलते जो होता है लॉन्ग हो जाता है, तो लॉन्ग हम जानबूझ कर नहीं करते, आपको पढ़ाने और बताने के बेसिस पे करते हैं। देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि थायमीन हमेशा किसके साथ जुड़ता है, एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ जुड़ता है, थायमीन हमेशा एडेनिन के साथ जुड़ता है, साइटोसिन गुआनिन के साथ जुड़ता है, और गुआनिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ जुड़ता है। ये याद रख लीजिएगा हमेशा कि एडेनिन थायमीन के साथ डबल बॉन्ड के साथ, साइटोसिन गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ये बन गया एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये हो गया एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, ठीक है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला हो गया। अब देखिए हम बनाते हैं दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, तो इसी का अपोजिट हो जाएगा। ये इधर से हम गिन रहे थे 1 2 3 4 और ये हो गया 5। अगला बार जो होगा इसके अपोजिट हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये आपका OH ग्रुप हो जाएगा पहला कार्बन पे, चलिए ध्यान से देखिए इसको। ये आपका इसमें इधर से हम लोग काउंट कर रहे थे, अब इसमें हम लोग बाएं से दाएं काउंट करेंगे, यानी पहला कार्बन, दूसरे कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये हो गया 5वां कार्बन। इसी प्रकार से न्यूक्लियोटाइड बनाते चल जाना है। देखिए कार्बन ग्रुप है, आप इसको इजीली बना लीजिएगा, जितने बेहतर ढंग से आप बना सकते हैं बना लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
आप सबसे पहले नॉर्मल पेंटोज शर्करा बना लेना है। ठीक है, देखिए ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बन गया, ये दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है। अब यहाँ पर जो श्रृंखलाएं बन रही हैं, यहाँ पे अपोजिट होते चला गया, 1 2 3 4 आपका ये 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पर भी आपके फर्स्ट कार्बन ग्रुप पे नाइट्रोजनी बेस जुड़ रहा है, यहाँ पर भी आपके पहले कार्बन ग्रुप पे क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजीनियस बेस। ठीक है, यहाँ पे अभी हम सिर्फ एन दर्शा रहे हैं, ये आपका एन है, एन ये पहले आपकी जो है पहले कार्बन ग्रुप पर नाइट्रोजीनियस बेस आएगा। ये आपको जो पांचवा ग्रुप है, इस पांचवें पर क्या आएगा, फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके फॉस्फेट समूह आकर के जुड़ेगा, ये हो गया फॉस्फेट। हर में पांचवें पर कौन आएगा, फॉस्फेट, तभी तो जाकर के न्यूक्लियोसाइड बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला में 3 परमाणु याद रखिएगा, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजीनियस बेस, फॉस्फेट समूह। अब यहाँ पे नाइट्रोजीनियस बेस जो होते हैं एक कैसे जुड़ते हैं, तो थायमिन है, तो थायमिन किसके साथ जुड़ेगा, एडेनिन के साथ। तो ये यहाँ पर थायमिन है, तो ये हमेशा एडेनिन के साथ बॉन्ड करेगा। कितने बॉन्ड से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये ऐसे जुड़ गया। ठीक है, इसके बाद ये देखिए ये सेकेंड ये है, इसको पहले कैसे जोड़ते हैं, तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से पांचवें फॉस्फेट ग्रुप तीसरे न्यूक्लियोसाइड के साथ जुड़ता है। तो ये देखिए ये तीसरा कार्बन ग्रुप है, देखिए 1 2 3। ठीक है, I4 5। तो ये पांचवा ग्रुप है, ये आपका पांचवा है, ये आपका तीसरा है। तो ये तीसरा और पांचवा जो है एक दूसरे से जुड़ जाता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड आपको जुड़ता हुआ चला गया, जैसे इसमें जुड़ा वही सेम चीज इसमें है। इसमें अब देखिए यहाँ पर एडेनिन है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मानते हैं कि ये एडेनिन है, तो एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ेगा, थायमिन के साथ। तो यहाँ पे कौन सा नाइट्रोजन बेस आएगा, थायमिन। ठीक है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर है थायमिन। ठीक है, या फिर हम यहाँ पर ले लेते हैं इसको साइटोसिन। तो साइटोसिन किसके साथ जुड़ेगा, तो गुआनिन के साथ जुड़ता है। देखिए साइटोसिन गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो साइटोसिन यहाँ पर आ जाएगा गुआनिन। ठीक है, कितने बॉन्ड के साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये आपका जुड़ गया। ये बन गया एक कंप्लीट पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला। यही है आपका श्रृंखला, समझ गए। इसी प्रकार से लंबवत होते हुए क्रम चलता हुआ चल जाएगा, तो यही बन गया आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। अब इसी में जो है कि कुछ कुछ जो बनते हैं, तो डिऑक्सी राइबोज बनते हैं, राइबोज बनते हैं, तो उसको लोग अलग अलग नामों से दर्शा देते हैं। तो हम भी आपको वो भी दर्शा करके आपको दिखा देते हैं। और आज का टॉपिक संरचना सूत्र के साथ यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, हम आपको ये बता देते हैं कि बहुत सारे कहीं कहीं गैसेस वगैरह में कुछ क्वेश्चंस वगैरह में एक क्वेश्चन लोग करवा देते हैं कि हाँ नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा न्यूक्लियोटाइड 4 हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी बुक में जो है कि कुछ ऑप्शंस दिया गया था और ऑप्शंस के अनुसार वहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड को जिक्र किया गया था, तो लोग वहाँ पे समझ गए कि 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब डीएनए पे 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जा रहे हैं, तो कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होगा। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिए। तो ये ध्यान रखिएगा, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला, ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला। इसमें देखिए ये तीसरा जो कार्बन ग्रुप है, ये 3 प्राइम जो है ये फ्री है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 प्राइम जो है ये फॉस्फेट जब समूह जो है 5 प्राइम जो है ये सिरा आपका फ्री है। तो यही डीएनए का यही संरचना है।
ठीक है, यही संरचना है। एक सिरा 3 प्राइम, दूसरा सिरा 5 प्राइम। तो इसको जैसे जैसे हम खोलते हुए जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे दिखेगा। अगले बार में हम डीएनए की संरचना को देखेंगे, ठीक है, कि डीएनए में किस प्रकार से प्यूरिन्स होते हैं, किस पायरिन्स होते हैं, इनमें कितने प्रकार न्यूक्लियोटाइड होते हैं, क्वेश्चंस वगैरह जो आते हैं एग्जाम्स में, वे सारे चीज़ को हम लोग जानेंगे। चलिए, इसको बनाना है, समझना, लिख लीजिए। और हाँ, कहीं पर दिक्कत हो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चंस को जो हम क्वेश्चन देते हैं उसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट में, क्योंकि ताकि हमारा मनोबल वगैरह है बढ़ते रहे। जो भी मन में शंका हो आप हमें बता सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे हम लेकर के चलते हैं आपको न्यूक्लियोटाइड के लिए, ठीक है। चलिए, क्या क्या उसका अलग अलग नाम दे देते हैं न्यूक्लियोटाइड का, ये ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं हम इसको कि न्यूक्लियोटाइड को अलग अलग नाम से कैसे जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पेंटोज शुगर, ठीक है, प्लस नाइट्रोजीनियस बेस, जब मिलता है आपस में तो एक क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। और जब न्यूक्लियोसाइड के साथ आपस में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, तो ए बन जाता है आपका न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये आपस में किससे जुड़े होते हैं, पेंटोज शुगर नाइट्रोजनियस बेस के साथ एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। पेंटोज शुगर जो होता है नाइट्रोजनियस बेस के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। और फॉस्फेट ग्रुप जो होता है ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जो है जुड़ा होता है, ठीक है। आप देखिए, जैसे मानते हैं कि ये पेंटोज है, तो पेंटोज शुगर के रूप में आपका कौन कौन ले सकते हैं, आपको यहाँ से ले सकते हैं कोई भी पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर आपका कौन कौन होता है, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। जैसे मानते हैं यहाँ पेंटोज शुगर हो गया डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोज प्लस नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजीनियस बेस कौन कौन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। तो मानते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजीनियस बेस के रूप में हम जोड़ देते हैं एडेनिन, ठीक है। तो ए आपको क्या कहलाता है, एडेनोसिन। तो ए बन जाता है आपको एडेनोसिन, इसे हम बोलते हैं एडेनोसिन या डीऑक्सी एडेनोसिन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, डीऑक्सीराइबोज के साथ जब नाइट्रोजनी बेस एडेनोसिन जुड़ेगा तो ए हो गया एडेनोसिन या डीऑक्सी एडेनोसिन, इसका नाम देते हैं, ठीक है। और जब इसके साथ फॉस्फेट समूह जुड़ गया, जब इसके साथ फॉस्फेट जुड़ जाएगा, फॉस्फेट समूह जुड़ जाएगा, तो इसको हम कहेंगे एडेनोसिन, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट, ठीक है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसी तरह से डीऑक्सीराइबोज के साथ नाइट्रोजीनियस बेस अगर थाइमिन आ गया, ठीक है, थाइमिन, तो थाइमिन जुड़ेगा तो हम इसको बोल सकते हैं थाइमिडीन, थाइमिडीन, ठीक है, या डीऑक्सीथाइमिडीन, डीऑक्सीथाइमिडीन, थाइमिडीन, ठीक है, डीऑक्सीथाइमिडीन। और यदि ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा तो इसको बोलेंगे थाइमिडीन, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट। इस बात को खाली ध्यान रखिएगा। ये पहला आपको, ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा है, मानते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर है प्लस अगर मानते हैं साइटोसिन के साथ जुड़ रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे साइटिडीन, साइटिडीन। इसी प्रकार से चौथा
अगर डीऑक्सीराइबोज के साथ अगर जुड़ता है गुआनिन, ठीक है, जो गुआनिन आता है 9 जो होता है, एक पहचान होता है प्यूरिन का जो 9 सदस्य होता है गुआनिन, तो ए बना लेगा गुआनोसिन, ठीक है, गुआनोसिन हो गया। यहाँ हम इसको बोल सकते हैं डीऑक्सीगुआनोसिन, डीऑक्सीसाइटोसिन, डीऑक्सीगुआनोसिन, डीऑक्सीआइडोनिसिन। तो बात को समझिएगा, अलग अलग प्रकार से लोग इसे बोलते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जो आपको अलग अलग नाम है, एडेनोसिन, थाइमिडिन, साइटिडिन और गुआनोसिन, ठीक है। ये 4 अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड आपको बनते हैं। यदि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा तो साथ में खाली मोनोफॉस्फेट लगा दीजिएगा, कि जैसे मानते हैं अब गुआनोसिन है, इसके साथ हम फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दिए तो ए बन जाएगा डीऑक्सीराइबो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, या गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये आपका बन गया न्यूक्लियोटाइड की कंप्लीट संरचना, ठीक है। तो आज यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड खत्म होते हैं। आपकी संरचना के साथ हमने बताया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखला थी हमने उसको भी बताया। अब अगले अध्याय में हम जिक्र करेंगे डीएनए की उन संरचनाओं के, कि जिसके ऊपर डीएनए के ऊपर कौन कौन सी क्षार होती है। उसके बाद 4 ग्राफ का जो नियम था, 4 ग्राफ ने क्या बताया था, वाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्स जो मॉडल था वो किस प्रकार से था, वे सारी चीज़ों को हम चर्चा अब स्टेप बाय स्टेप आगे चल के करेंगे। तो आप इतना तक अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जो है हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, आप उसका हमें कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।